So I have to give the introduction again. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टार्टअप क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टार्टअप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जीआईसी लेक्चरर का ये हमारा बैच चल रहा है और जीआईसी लेक्चरर के बैच में आपको पता है कि ऑलमोस्ट जो टॉपिक हैं आपके काफ़ी सारे एग्जाम के बिल्कुल सेम ही हैं। अगर आप बात करें, अगर मैं बात करूँ आपके पीजीटी केमिस्ट्री की, ठीक है, पीजीटी केमिस्ट्री की बात करें, अगर हम ईएमआरएस केमिस्ट्री की भी बात करें, अगर आपने फिल किया हुआ है, ठीक है, तो उसमें भी जो आपके टॉपिक है वो बिल्कुल सेम है। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आज आपको बहुत मेन बताने वाला हूँ। देखिए, मैं ये नहीं कहता दैट आई एम द बेस्ट एंड आई एम डूइंग द परफेक्ट थिंग, नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, एक हमारे फ्रेंड्स हैं, आज उन्होंने मेरे पास एक वीडियो भेजी, वो किसी टीचर की थी, मैं नाम नहीं लूँगा। और मैंने वो वीडियो देखी तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि सर आप ऐसा कीजिए, मतलब आप ऐसा कीजिए, ये ज़्यादा बेस्ट है और आजकल मार्केट में यही चल रहा है। फ्रेंड्स, उसमें था बहुत, मैं कहता हूँ मैडम ने बहुत मेहनत की है, बट उसमें एक चीज़ मुझे जो लगी ना, वो ये लगी कि मैडम ने पढ़ाया बढ़िया, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको ना जस्ट ऐसे कंटेंट देने से मतलब है, उनको ये नहीं है कि आपको कितना मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जितने भी उसमें एमसीक्यू कराए, किसी की भी जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन थी वो नहीं दी, ठीक है। और जो हमारा कंटेंट है वो तो उसमें उन्होंने पहले कभी नहीं दिया। मैंने उनकी लगभग 5 से 7 वीडियो देखी, उसमें कहीं भी किसी चैप्टर का कोई कंटेंट इंक्लूड नहीं था। फ्रेंड्स, अब कुछ लोग मुझे कहते हैं सर आप बहुत लेंथी कंटेंट देते हो और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन कराते हो। फ्रेंड, दोनों चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं लेंथी कंटेंट इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता आपने लास्ट टाइम ये चीज़ें कब पढ़ी थी। आई डोंट नो, ठीक है, कि आपने ग्रेजुएशन में कितना पढ़ा हुआ है। आई डोंट नो कि आपने ट्वेल्थ में ये चीज़ें बहुत बेसिक पढ़ी ही नहीं पढ़ी। मैं चाहता हूँ आप जब भी मेरा चैनल ज्वाइन करें तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो मुझे ज्वाइन करते हैं उनका मेन मोटिव यही होता है कि सर हम बिल्कुल जीरो हैं और हमें बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी है। तो सेम थिंग मैं आपके लिए डिलीवर करता हूँ कि बिल्कुल जीरो से अगर कोई पढ़ रहा है ना तो उसको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग, जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराता हूँ वो भी इसलिए ज़्यादा टाइम ले जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें भी मैं बिल्कुल जीरो से ही हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि अगर कोई बंदा कभी भी फर्स्ट टाइम भी मेरे चैनल से किसी भी वीडियो पर जुड़े, उसे ये ना लगे कि हाँ यार ये चीज़ें तो सर ने स्किप कर दी और ये तो मुझे पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। सो मेन चीज़ क्या है ये, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मार्केट ट्रेंड को, यूट्यूब ट्रेंड को मैं फॉलो नहीं कर सकता, ठीक है। आई एम नॉट इन दिस ट्रेंड। तो बेस्ट क्या है, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, जो आपको चाहिए मैं आपके लिए वो डिलीवर कर रहा हूँ। दैट्स इट, दिस इज माई टारगेट और यही रहने वाला है, ठीक है। चलिए फिर आज हम चल रहे हैं लिक्विड स्टेट पर। गैस स्टेट कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स। देखो, तीन ही स्टेट है आपके पास, एक तो गैस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट, ठीक है। गैस स्टेट पूरा कंप्लीट कर दिया, काफ़ी सारी चीज़ें थी। अगर लिक्विड स्टेट की बात करूं तो लिक्विड स्टेट के अगर हम टॉपिक की बात करें तो बहुत ही कम इसका सिलेबस दिया हुआ है। लेकिन वही बात है, अगर मैं उसे ही करा दूं स्पेसिफिक तो हो सकता है आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको क्लियर ही ना हो। जैसे एक टॉपिक है वेपर प्रेशर, ठीक है तो छोटा सा टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब वेपर प्रेशर का टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड चीज़ें आपके बाकी एग्जाम में काफ़ी सारी आ रही हैं और वो इंपॉर्टेंट भी है। तो मैं उन सबको भी आपको पहले क्लियर कराऊंगा एंड आफ्टर दैट आई विल कंटिन्यू विद द मेन टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस ऑफ जीआईसी लेक्चरर एंड द पीजीटी केमिस्ट्री। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आज एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये 10-15 क्वेश्चन बने हुए थे, ठीक है, और मैं इनका एक बार रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए कि भाई जो हम चीज़ें कर रहे हैं उनका बेसिक भी हमें पता रहे। हम बेसिक जो क्वेश्चन है ना वो भी हमें आने चाहिए, बेसिक चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग ऑफ प्योर वाटर in a beaker, the bubbles that initially rise to the surface are composed primarily of। ये कह रहे हैं जब हम वाटर को बॉईल करते हैं, ध्यान देना इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कर रहे, जस्ट वाटर को बॉईल कर रहे हैं, तो जो बबल्स शुरुआती में सरफेस पर आ जाते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? एयर के बने होते हैं, हाइड्रोजन के बने होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बने होते हैं, या फिर वाटर वेपर के बने होते हैं? ये आपको बताना है। एंड दिस द प्रोसेस इज बॉइलिंग ओनली। मैंने फिर से रिवीजन किया कि ये बॉइलिंग है, ठीक है। यहाँ कोई आपका किसी भी तरह का इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह या कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है। इट्स जस्ट अ बॉइलिंग विच इज अ फिजिकल प्रोसेस। तो किसके होने चाहिए? एंड प्लीज रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल।
ओके, देखो ये जो होते हैं ना, ये होते हैं वाटर वेपर के। किसके होते हैं? वाटर वेपर। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो, क्योंकि हमें पता है प्योर वाटर है तो एयर का तो मतलब ही नहीं होता। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो ऑप्शन है। देखो हाइड्रोजन के अकेले कभी नहीं हो सकते। अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे वाटर का तो दो गैसेस एक साथ बनती है, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाँ, उनके वॉल्यूम थोड़े से अलग अलग होते हैं। जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम होता है इट इज़ डबल रेदर देन, जो डबल होता है हाइड्रोजन का वॉल्यूम ऑक्सीजन से। लेकिन फिर भी यहाँ पर ध्यान देना कि प्योर वाटर की अगर आप बॉइलिंग कर रहे हो तो सिर्फ जो सरफेस पे बबल्स आते हैं वो वाटर वेपर के होते हैं। और आज हम यही चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि आगे जो टॉपिक आ रहा है वाटर वेपर से लिक्विड स्टेट, वो यही सब चीज़ें कनेक्ट हो रही है। तो आपको ये चीज़ें पता लग जाएगी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ग्लास बिलोंग टू विच स्टेट ऑफ मैटर? ग्लास जो है वो किस स्टेट को बिलोंग करता है? सॉलिड को बिलोंग करता है, लिक्विड को बिलोंग करता है, सॉलिड बट एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड, सॉलिड तो है लेकिन उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वो लगभग लिक्विड के जैसा है, या लिक्विड एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, या फिर ये लिक्विड है जिसका एटॉमिक स्ट्रक्चर सॉलिड का है। तो इनमें से कौन सा सही है ग्लास के लिए? डी, लिक्विड बट एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। ओके, नाउ लिसन फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है। लिक्विड नहीं है वो। हमें अगर ग्लास की मैं फिजिकल स्टेट देखो तो वो सॉलिड है, लेकिन जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर फ्रेंड्स, वो होता है लिक्विड का। यानी इसके पार्टिकल इतने भी ज्यादा क्लोज नहीं होते, ठीक है? तो दैट्स वाई द ग्लास जो है वो सॉलिड होता है, बट द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड। एक बात ये क्लियर होनी चाहिए। सेकंड थिंग, दैट्स वाई द ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड, सुपर कूल्ड लिक्विड। इन्हें हम ये भी कहते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। बहुत ज़्यादा ठंडे क्यों है लिक्विड? ताकि वो सॉलिड स्टेट को दे सके। एंड ग्लास के साथ साथ अगर मैं बात करूँ आपकी रबड़ की, तो रबड़ भी इसी कैटेगरी में आती है, दैट इट इज़ अ सॉलिड बट एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड। लाइक सॉलिड है लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है? लिक्विड का। अब आप कहोगे सर ये सॉलिड जो है इन्हें लिक्विड कैसे कहा जा रहा है? देखो, आपको एक फेनोमेना बताता हूँ, पता नहीं आपने कभी अ, मतलब देखा है कि नहीं। जनरली ग्लास का क्या होता है, अगर आप शीशे को धूप में रखें काफी टाइम तक, कोई शीशा धूप में लगा होता है, आपने देखा होगा थोड़ा सा ना उसमें मतलब एक तरह से कर्व आ जाते हैं, वो अपनी जो फिजिकल स्टेट है वो खो देता है। अब सॉलिड स्टेट तो ऐसा नहीं कर सकता, तो उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो लिक्विड स्टेट में होता है। और गर्म होने के कारण क्या होता है, लिक्विड में थोड़ी सी डिस्टेंस इंक्रीज होगी, ठीक है? डिस्टेंस इंक्रीज करने के कारण उसकी जो शेप है वो थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाती है, ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कंसिस्ट सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल? ये कह रहे हैं कौन सी स्टेट में सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल होते हैं? दो स्टेट है, प्लाज्मा स्टेट और सेकंड स्टेट है बॉन्स आइंस्टाइन कंडेंसेट। शॉर्ट में इसे बीईसी भी बोलते हैं। इसका बताओ। ओके, हाँ ठीक है। ओके ओके, वेरी गुड सर। ठीक है, सुनो, अब देखो ये प्लाज्मा स्टेट है। हमने कहा सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर, जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो कौन सी होती है? प्लाज्मा स्टेट होती है। देखो, हमें तीन ही स्टेट तो पता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ये तो कॉमन है, ये पता होता है, ठीक है? और बाकी दो स्टेट होती है, एक प्लाज्मा स्टेट एंड द बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट, ठीक है? तो ये दो स्टेट भी होती हैं। अब पहले इनके बारे में बताता हूँ। देखो, हम शुरू करेंगे सॉलिड टू लिक्विड टू गैस,
ठीक है, 3 ही स्टेट हो गई। अब गैस को अगर और ज्यादा बहुत ज्यादा गर्म किया जाए तो एक कंडीशन ऐसा आती है कि इसके जो पार्टिकल होते हैं बिल्कुल इससे दूर जाना चाहते हैं, लेकिन वो जो पार्टिकल है वो जा नहीं सकते, मतलब तोड़ नहीं सकते उस स्टेट को। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि पार्टिकल जो है अलग निकल के हवा में निकल जाएंगे, एटम्स भाग जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। तो वहां तक जो स्टेट होती है सुपर एनर्जेटिक वाली, जिसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, पार्टिकल बिल्कुल बहुत एनर्जी की स्टेट में होते हैं, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। अब एक आती है बॉयस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट, इसे हम कहते हैं सॉलिड से भी नीचे की स्टेट। जब हम पार्टिकल्स को इतना ठंडा कर देते हैं कि पार्टिकल्स के अंदर कोई भी मोशन नहीं रह जाता, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। सर क्या लिक्विड स्टेट की थ्योरी नहीं होगी? फ्रेंड्स सुनो, ये जस्ट एक रिवीजन क्वेश्चंस हैं आपकी बेसिक नॉलेज को बनाने के लिए। अभी तो चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ है, ये तो एक वार्म अप चल रहा है थोड़ा सा बेसिक चीजों का। ठीक है, देखो आप कह रहे हैं ना थ्योरी नहीं होगी, ये रही थ्योरी, काफी सारी चीजें हैं, अभी तो चैप्टर स्टार्ट होने दो, जस्ट वी आर डूइंग द वार्म अप, ठीक है। और ऐसा कभी नहीं होता कि थ्योरी नहीं होगी, थ्योरी जरूर होगी, उसके बिना मैं कैसे कराऊंगा भाई आपको, ठीक है। चलो, हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया? तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है? सुपर एनर्जेटिक सुपर एक्साइटेड पार्टिकल की स्टेट, वो होती है प्लाज्मा स्टेट। और सबसे ज्यादा चिल्ड स्टेट, या मैं कहूँ जिसमें बिल्कुल मोशन नहीं होता, कोई मोशन नहीं होता, मोशन बिटवीन द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल या जीरो, मोशन बिटवीन पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। पार्टिकल इतने क्लोजली पैक हो जाते हैं कि वो हिल भी नहीं पाते, ठीक है। सो इस वाले क्वेश्चन का आंसर था ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज अ स्ट्रक्चरल सॉलिड बेसिक रिपीटेटिव स्ट्रक्चरल यूनिट। ये कह रहे हैं कि ये जो है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की बेसिक रिपीटेटिव स्ट्रक्चर यूनिट है, ठीक है। इसको हम कहते हैं यूनिट सेल। हम क्या कहते हैं उसे? यूनिट सेल। देखो भाई, कोई भी एक सॉलिड होगा, हमें पता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं पर्टिकुलर फॉर्म में जुड़े रहते हैं, पर्टिकुलर फॉर्म में जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई भी एक छोटी सी यूनिट उठा लो, ठीक है, इतनी एक यूनिट उठा लो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे यूनिट सेल। अब जब हम सॉलिड स्टेट पूरी तरह से पढ़ेंगे तब हम इन यूनिट सेल को पढ़ेंगे। तो आप ये देखो, एक तरह से जो एक ईंट होती है जिससे एक दीवार बनती है, एक यूनिट सेल होता है जो पूरा एक लिक्विड का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द यूनिट सेल, ओके, दिस इज कॉल्ड द यूनिट सेल। अब इसको अगर मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहूँ तो इसे हम लैक्टिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टिस भी कहते हैं। बस लैक्टिस में एक बात ध्यान देना कि जो सॉलिड हम पढ़ रहे हैं उसमें मॉलिक्यूल्स वगैरह हो सकते हैं, लैक्टिस में जनरली आयंस होते हैं। इस यूनिट सेल को बनाने के लिए जो एक कोने पे मैंने एटम लगाए, ये जनरली आयंस ही होते हैं लैटिस के अंदर, ठीक है। क्लियर चीजें हुई? तो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं उनमें जो बेसिक रिपीटेटिव यूनिट होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है? वो होती है यूनिट सेल। उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल। नहीं जी, देखो आइस को तो सॉलिड कहेंगे आप, आइस को क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं, ठीक है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अगर मैं बात करूँ ना, ऐसे स्टेट है लाइक माइनस के 273.15 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 0 केल्विन के स्टेट। अब 0 केल्विन की जो स्टेट होती है, ठीक है, ये स्टेट ऐसी होती है, मान लो सॉलिड के पार्टिकल तो ऐसे लगे हुए हैं, मैं आपको एक बताता हूँ, ठीक है। सॉलिड के पार्टिकल्स कुछ ऐसे लगे हुए हैं, आराम आराम से बढ़िया तरीके से, बस क्लोजली पैक है। कैसे पैक है? क्लोजली पैक। दे हैव मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बट नॉट एज मच। अब जो हमारी बोन्स आइंस्टाइन कंडेंसेट है ना, उसमें जो ये पार्टिकल पैक होंगे इतने ज्यादा क्लोजली पैक होंगे कि इनके बीच का जो वॉइड है या स्पेस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप समझ रहे हो दोनों में? अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बना के समझा पा रहा हूँ यहाँ पे, तो आप दोनों के स्ट्रक्चर से ही समझ जा रहे हो कि इस वाले में बिल्कुल भी हमारे पास कोई स्पेस नहीं बचा है, ठीक है। जो भी कोई वॉइड होगा, जितना भी पॉसिबल वॉइड है, वो खत्म हो जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड द बीईसी, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, एंड दिस इज कॉल्ड द सॉलिड। तो आइस जो है वो सॉलिड है, आइस को और ज्यादा चिल्ड कर दो, बहुत ज्यादा चिल्ड कर दो, ठीक है। लाइक अगर मैं कहूँ ग्लेशियर्स की बर्फ जो होती है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा चिल्ड वाली, उसे हम कहते हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और जनरली ये लेबोरेटरी में ही अचीव की जा सकती है, ऐसे जनरली तो अचीव नहीं की जा सकती। क्लियर हुआ?
Okay, now the question number 5. Choose the correct arrangement of the following substance in the decreasing order force of attraction between the particle. अब देखो, अभी मैंने बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सॉलिड में, बोन्स आइंस्टाइन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि पार्टिकल एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, सॉलिड में थोड़ा कम होता है, लिक्विड में उससे कम, गैस में बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। पूरी थ्योरी हम गैस में यही पढ़ के आए हैं। ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ कि मिल्क, वुड और हाइड्रोजन को अगर मुझे अरेंज करना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो किस में सबसे कम होगा और किस में सबसे ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे हमें इन्हें लगाना है। तो एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है। आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं MWH, या फिर कुछ भी जो आपका ऑर्डर आए उसके अकॉर्डिंग। ओके, वेरी गुड। दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट वुड, मिल्क एंड द हाइड्रोजन। वुड में सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसके पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक होते हैं। उसके बाद मिल्क जो है लिक्विड स्टेट है उसमें कम होंगे, और हाइड्रोजन जो है वो गैस फॉर्म में है, दैट इज उसमें सबसे कम होंगे। दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैस स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। ये कह रहे हैं कौन सा ऐसा चेंज है जिसके कारण एक सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदलता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, यानी कि सॉलिड का डायरेक्ट गैस स्टेट में जाना कौन सा चेंज है? सब्लिमेशन, डिपोजिशन, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। सॉलिड से गैस में जा रहा है। Yes, this is the sublimation. Very good. So when a solid directly converted into gas without changing into liquid is called the sublimation, और उन सभी substances को हम sublime substances कहते हैं। और डिपोजिशन क्या है फ्रेंड? देखो, अगर कोई सब्सटेंस गैस स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड में जा रहा है तो कई बार इसे ना सब्लिमेशन ही लिख देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसके जो वर्ड यूज हो सकता है वो है डिपोजिशन। क्या यूज हो सकता है? डिपोजिशन। ओके, सो ये गैस टू लिक्विड है, सॉरी गैस टू सॉलिड है, और ये वाला सॉलिड टू गैस है, सब्लिमेशन, डायरेक्टली गैस। ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन होता है एक प्रोसेस है जिससे में कोई भी जो लिक्विड है वो गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर। बॉइलिंग, बॉइलिंग भी प्रोसेस वही है, लिक्विड टू गैस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब देखो दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या अंतर है। इवेपोरेशन में एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर बन रही है किसी भी टेम्परेचर पे। ठीक है, हल्का सा ज़्यादा हो सकता है ना बॉइलिंग से नीचे, किसी भी टेम्परेचर पे, उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। और बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग है कि एक गैस जो है वो एंटायरली कन्वर्ट हो जाएगा गैस में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ठीक है, पूरी तरह से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड द बॉइलिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन, किस में सबसे कम होता है? गैसेस, लिक्विड, सॉलिड और प्लाज्मास। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम बताना है किस में होता है, सबसे कम। ओके, वेरी गुड, दिस इज द प्लाज्मा स्टेट। बहुत अच्छा।
अब हमें पता लग गया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा किस में होगा, BEC में होगा, उससे कम सॉलिड फिर कम होते चले जाएगा, और सबसे कम किस में होगा, प्लाज्मा में, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत दूर होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ हाईली एनर्जेटिक एंड हाईली एक्साइटेड पार्टिकल, कि जो प्लाज्मा स्टेट है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं हाईली एनर्जेटिक हाईली एक्साइटेड होते हैं। प्लाज्मा इज फॉर्म्ड इन द स्टार ड्यू टू द एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, प्लाज्मा जो है स्टार में बनता है बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण। प्लाज्मा स्टेट इज यूज्ड इन नियॉन साइन बल्ब, प्लाज्मा जो स्टेट है वो नियॉन साइन बल्ब में यूज होती है। सन एंड द स्टार शाइन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम, सन एंड द स्टार जो होते हैं वो इसलिए चमकते हैं क्योंकि उनके अंदर एक प्लाज्मा स्टेट बन रही होती है। तो इनमें से बताना गलत कौन सा है, A B C and D में से। देखो ए तो करेक्ट है, ये तो हमें पता है। और अब बाकी बात करते हैं बी की, प्लाज्मा इज फॉर्म्ड इन स्टार ड्यू टू द एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, ये गलत है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रेशर नहीं होना चाहिए, प्रेशर जो है वो गलत है, यहाँ होना चाहिए ड्यू टू हाई टेम्परेचर, क्योंकि प्रेशर के कारण पार्टिकल दूर थोड़ी जाते हैं, टेम्परेचर के कारण जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ क्या आना चाहिए, हाई टेम्परेचर, सो बी विल बी द इनकरेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास बी विल बी इनकरेक्ट, ये हमारा इनकरेक्ट है। बाकी बात करता हूँ, प्लाज्मा स्टेट इज यूज्ड इन नियॉन साइन बल्ब, बिल्कुल सही है, जो नियॉन गैस है उसकी प्लाज्मा स्टेट को ही साइन बल्ब में यूज किया जाता है। सन एंड स्टार शाइन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, जो हमारे सन है और जो स्टार्स होते हैं गैलेक्सी में, ठीक है, वो सभी के सभी इसलिए चमकते हैं क्योंकि उनके अंदर प्लाज्मा स्टेट जनरेट हो रही होती है। अब बात करता हूँ एक और छोटे से टॉपिक की, यहीं पे आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जो स्टार का टेम्परेचर है, ठीक है, वो बताओ क्या होता है, वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बताओ। वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या ये कंसेप्ट आपको पता है, और ये कौन सा लॉ है, ये भी आपको बताना है, क्योंकि जब सन और स्टार की बात आई तो पता होना चाहिए ना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें साथ साथ पता होनी चाहिए। यस, विंस लॉ, ओके, ठीक है, बिल्कुल से। अब इनमें से होता कौन सा है, डायरेक्टली या इनवर्सली, ओके, वेरी गुड। सुनो, देखो भाई, जो लैम्डा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, और ये किसके अकॉर्डिंग होता है, ये होता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। और इसी से हम जो सन और स्टार के टेम्परेचर का, हाँ बिल्कुल सही है, जो सन और स्टार के जो टेम्परेचर है उनका कंपैरिजन निकालते हैं, और इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, और यहीं से एक लॉ बनता है, दैट इज लैम्डा मैक्स एट ए टेम्परेचर इज इक्वल टू बी, ठीक है, कि लैम्डा का और टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट होता है वो बी के इक्वल होता है, बी इज अ कांस्टेंट, जो बी होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, यहाँ से याद आया तो चीजें बता दी। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर, द स्टेट ऑफ मेटल आर इनवर इंटर कन्वर्टेबल एंड कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और डैश, ये कह रहे हैं कि जो द्रव की अवस्थाएं हैं वो आपस में बदली जा सकती हैं, और इन्हें हम दो तरीके से बदल सकते हैं, एक तो चेंजिंग टेम्परेचर और चेंजिंग डेंसिटी, प्रेशर, मास और सोल्युबिलिटी। दूसरी चीज क्या लगानी पड़ेगी जिससे हम स्टेट को बदल सके, एक तो टेम्परेचर, दूसरी क्या होनी चाहिए साथ में,
वेरी गुड, प्रेशर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर इज फॉर्म्ड बाय द कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी about 100,000 the density of a normal air to the super low temperatures। ये कहना है कौन सी मैटर की स्टेट जो होती है, ठीक है, वो बनती है बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, बहुत कम डेंसिटी की गैस को ठंडा करने से, अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल एयर, जिसकी जो डेंसिटी होती है एक जो नॉर्मल एयर है उसकी डेंसिटी के लगभग 100,000 होती है, टू सुपर लो टेम्परेचर, और उसे बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पर ठंडा करने से बनती है। कौन सी स्टेट है मैटर की बहुत ज़्यादा ठंडा करने से बनती है, कुल मिला के ये बताना है। सॉलिड, बॉल्स इंस्टेंट कंडेंसेट, प्लाज्मा और द लिक्विड। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर एंड नॉट अ कंपाउंड। इनमें से कौन सी एक मिक्सचर की प्रॉपर्टी है, कंपाउंड की नहीं। ये कह रहे हैं जो मिक्सचर है, ठीक है, कौन सी एक प्रॉपर्टी केवल मिक्सचर की है, कंपाउंड की नहीं। द कांस्टेंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसीजर, की जो मिक्सचर है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसीजर से ही सेपरेट हो सकते हैं। इट हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होती है। इट इज फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट रिएक्ट, ये तब बनती है जब एलिमेंट रिएक्ट करते हैं। इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, या फिर इसका जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल होता है। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो सिर्फ मिक्सचर की होती है, कंपाउंड की नहीं होती। देखो स्टेटमेंट है फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसीजर। ये जो स्टेटमेंट है ये दोनों के लिए करेक्ट है। जो मिक्सचर होते हैं उनमें भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सबस्टेंसेज हैं उनको हम केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, ठीक है, कंपाउंड में तो करना ही पड़ता है। इट हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट सबस्टेंस, जो कॉन्स्टिट्यूएंट सबस्टेंस है उनसे अलग प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल। मिक्सचर में भी सेम चीज़ होती है, कंपाउंड में भी सेम चीज़ होती है। अगर मैं कंपाउंड की बात करूँ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनने वाला जो कंपाउंड है वो होता है वाटर। अब वाटर की प्रॉपर्टी ना तो हाइड्रोजन से मैच करती ना ऑक्सीजन से, ठीक है ना, तो ये तो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज फॉर्म्ड व्हेन द एलिमेंट रिएक्ट, ये तब बनता है जब एलिमेंट रिएक्ट करते हैं। ऑब्वियसली एलिमेंट जो मिक्सचर होते हैं एलिमेंट के रिएक्शन से भी बनते हैं, ठीक है। इट हैज़ द वेरिएबल कंपोजिशन, इसका जो कंपोजिशन होता है वो वेरिएबल होता है। बताओ, ये जो प्रॉपर्टी है ये जो है सिर्फ मिक्सचर की है। यस, इट हैज़ ए वेरिएबल कंपोजिशन, इसका जो कंपोजिशन होता है वेरिएबल होता है, ठीक है। ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं है, कंपाउंड का जो कंपोजिशन होता है वो डेफिनेट होता है। एंड दैट्स व्हाई वी हैव अ लॉ दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एक ही है वो सारा, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्लिमेशन रिएक्शन, इनमें से कौन सी एक सब्लिमेशन रिएक्शन है, जल्दी से बता दो, इसका आंसर तो बता सकते हो आप। S2L, L2V, G2V और S2V, that is solid to liquid, liquid to vapor, gas to vapor, solid to vapor। D is the correct answer, ठीक है। इसमें डी करेक्ट आंसर है, इसका भी डी करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये सब खत्म हो जाता है। अब चलते हैं अपने लिक्विड स्टेट पर, ठीक है। अभी ये क्या था, ये जो मैंने चीज़ें कराई ये क्या था, ये आपकी एक छोटी सी बेसिक नॉलेज जब बना रहे थे ताकि आपको ये पता लग सके कि ये जो स्टेट हम पढ़ रहे हैं गैस, लिक्विड और सॉलिड, इनसे अलग भी दो स्टेट होते हैं, दैट इज बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा, और उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे होते हैं। अब उसी चीज को आपको ध्यान में रख के चलना है। अब क्यों चलना है वो समझो, मैं आपको बताता हूँ। बचपन में आप क्या पढ़ते आए हो,
अगर मैं किसी बच्चे से पूछूंगा, भाई जो 6 7 8 का बच्चा है, इजीली अगर मैं जाके पूछूं कि मुझे बताओ बेटा लिक्विड स्टेट क्या होती है, तो वो इजीली बता देगा सर जो इसमें पार्टिकल है वो जो होते हैं, मतलब पार्टिकल तो नहीं बता पाएगा, वो बता देगा। उसको सिखाया जाता है दैट शेप इज जो है नॉट फिक्स्ड एंड द वॉल्यूम इज फिक्स्ड, यही तो बताया जाता है, ये तो बता देगा। लेकिन आपको उसके बारे में क्या समझना है? आपको समझना है कि उसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कैसी है। हम जो बात कर रहे हैं जीआईसी लेक्चर में, वो हम बात करेंगे उसके अंदर की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कैसी है। अब देखो, शेप की बात करता है, लिक्विड हैव नो फिक्स शेप एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। हमें पता है लिक्विड की कोई फिक्स शेप तो होती नहीं है और कंटेनर की शेप ले लेता है। तो अगर बताओ मेरे पास कंटेनर है 2 लीटर का, ठीक है, 2 लीटर का कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 लीटर, और मेरे पास जो लिक्विड है वो है 1 लीटर, वो है 1 लीटर, तो क्या वो इस पूरे कंटेनर को फिल कर देगा? बताओ, क्या वो इस पूरे कंटेनर की शेप लेगा? नहीं, वो केवल एक थोड़ी सी जगह में आके टिक जाएगा, लगभग आधी में आके टिक जाएगा, ठीक है, तो वो इतने की जगह लेगा। तो हमें ये भी पता होना चाहिए दे आर फ्लूइड मोबाइल बट डू नॉट एक्सपेंड टू फिल द एंटायर अवेलेबल स्पेस लाइक गैसेस। ये जो होते हैं मोबाइल तो होते हैं, फ्लूइड तो हैं, बहते तो हैं, लेकिन ये पूरा स्पेस नहीं ले सकते जैसे गैसेस लेती है। अगर मैं इसमें गैस को भरता तो गैस पूरे कंटेनर में भर जाती, लेकिन लिक्विड के साथ ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम की। लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है निश्चित होता है, बिकॉज देयर मॉलिक्यूल आर क्लोजली पैक, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूल है वो क्लोजली पैक होते हैं, एंड देयर इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स आर स्ट्रॉन्ग, और जो इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। कोहेसिव फोर्स की बात करता हूँ फ्रेंड्स, अगर नहीं पता है तो सुन लो। कोहेसिव फोर्स होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सबस्टेंस, आप ये भी कह सकते हैं। एक ही सबस्टेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है बिटवीन अ सबस्टेंस, ठीक है, एक ही सबस्टेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स लगता है उसे कोहेसिव कहते हैं। एंड एक होता है एडहेसिव फोर्स, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब चीजें पता होनी चाहिए। ये लगता है बिटवीन टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स, बिटवीन टाइप्स ऑफ पार्ट डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल, उसे हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं एडिशन फोर्स। तो ये चीज होगा। अब बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी क्या होती है, डी बराबर एम अपॉन वी होता है, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर हम इक्वेशन से देखें, जो हमारे पास पी वी इजिकल एन आर टी थी, अगर हम उसी को लगा के देखें तो पी वी इजिकल क्या होता है, एन आर टी। अब एन की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं बताओ, एन, एन इज द गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो पीवी बराबर क्या हो जाता है, डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम आर टी, ठीक है। तो पी एम बराबर हम क्या लिख लेते हैं, डब्ल्यू अपॉन वी आर टी, और डब्ल्यू अपॉन वी दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो पी एम बराबर डी आर टी, ठीक है। और यहीं से डी बराबर क्या हो जाता है, डी बराबर हो जाता है पी एम अपॉन आर टी, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला इज यूज्ड इनटू द केस ऑफ आइडियल गैस लॉ कांस्टेंट, ठीक है। तो आइडियल गैस लॉ कांस्टेंट के बेस पे हम ये डी बराबर एम पी अपॉन आर टी लिख सकते हैं। कॉसिव फोर्स का एग्जांपल, अरे बताता हूँ, मैंने बताया तो, दो पार्टिकल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स है। अगर मैं कहूँ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मैं पानी को कहीं पे बिखेरूं तो ये बूंदे अलग अलग क्यों नहीं होती? मैंने अगर पानी को एक सरफेस पे गिरा जो कि हाइड्रोफोबिक नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल्स एक जगह क्यों कलेक्ट हो जाता है, पानी ऐसे ऐसे क्यों होता है एक जगह? क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, कोहेसिव फोर्स है, ठीक है, समझ गए, उनके बीच में क्या है, कोहेसिव फोर्स है। ओके, जो पार्टिकल्स की बूंदे, जो पानी की बूंदे आपस में चिपक रही हैं एक दूसरे से, वो किसके कारण चिपक रही है, कोहेसिव फोर्स के कारण। अब एडिसिव फोर्स सुन लो, एडिसिव फोर्स को बताता हूँ। आपने पानी को एक सरफेस पे गिराया या एक कंटेनर में गिराया, तो हमें पता है ना कंटेनर की सरफेस से कुछ बूंदें लगी रह जाती हैं, ऐसा तो नहीं है ना एकदम एग्जैक्टली सारा पानी एकदम बाहर आ जाएगा, ठीक है, कुछ लगी रह जाती हैं। अब ये किसके कारण होता है, ये होता है एडहेसिव फोर्स, ठीक है, बिटवीन जो कंटेनर के मॉलिक्यूल्स हैं उसकी सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है वो, एंड जो हमारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच। तो दो स्टेट डिफरेंस हो गई, दो मतलब एक तरह से डिफरेंट पार्टिकल्स हो गए, उनके बीच का जो फोर्स होता है वो क्या होता है, एडिसिव, ठीक है। तो ये मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया।
अब एग्जांपल की बात करते हैं, देखो एट 100 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 0.958 ग्राम पर लीटर, वेयर एज द वाटर वेपर इज ओनली 0.0000588 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके, ये कह रहे हैं देखो जो डेंसिटी है हमें पता लगता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे डेंसिटी घटेगी, और अगर डेंसिटी मतलब घटाओगे ओब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा, तब डेंसिटी घट जाएगी, और अगर टेम्परेचर घट रहा है तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है, ठीक है, उसकी डेंसिटी है 0.958, और जैसे ही वो वेपर में जाता है, ठीक है, उसकी जो डेंसिटी हो जाती है 0.00588 ग्राम पर ml हो जाती है, जो कि बहुत कम है। ठीक है, नाउ बात करते हैं अब हम अगले टॉपिक, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। संपीड़ित, संपीड़ित यानी किसी चीज को प्रेशराइज करके पार्टिकल को पास लेके आना। तो लिक्विड जो है संपीड़ित तो हो जाते हैं बट लेस कंप्रेसिबल देन द गैसेस। ठीक है, ये गैस के मुकाबले लेस कंप्रेसिबल होते हैं। तो अगर हम कंप्रेस की पावर देखें तो सबसे ज़्यादा गैस कंप्रेसिबल होती है, उससे कम लिक्विड, उससे कम सॉलिड। सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होती है। ओके जी, चलते हैं अगला प्रोसेस, दैट इज डिफ्यूजन। पढ़ लो, छोटा सा टॉपिक है, दैट व्हेन द टू मिक्सिबल लिक्विड आर मिक्स, डिफ्यूजन मिक्सिंग इज स्लो। दिस इज बिकॉज देयर इज अ वेरी लिटिल फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूल्स टू मूव अराउंड इनसाइड द लिक्विड। देखो भाई, हमने दो लिक्विड को मिक्स किया। अब दो लिक्विड को मिक्स करने के बाद क्या होता है कि एक लिक्विड दूसरे में धीरे धीरे मिक्स हो रहा है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। लेकिन अगर हम दो गैसेस की बात करें तो उनका डिफ्यूजन बहुत तेज होता है। जैसे अगर आप एक परफ्यूम की शीशी खोलते हैं, ठीक है, उसको प्रेशराइज करते हैं, परफ्यूम बाहर निकालते हैं, तो एकदम से हवा में मिक्स हो जाता है। तो उसका जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो फास्ट है, और जो लिक्विड होता है उसका जो डिफ्यूजन होता है वो स्लो होता है। तो अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी किस में होता है, गैस में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और सॉलिड में तो नेग्लिजिबल होता है। सॉलिड में डिफ्यूजन जो होता है बहुत कम होता है। ठीक है, सॉलिड का डिफ्यूजन तभी हो सकता है जब उसे लिक्विड या गैस स्टेट में बना लिया जाए। ओके, जैसे कि स्मोक की बात करते हैं, स्मोक जो होता है सॉलिड पार्टिकल्स होता है, लेकिन वो लिक्विड या एयर के साथ होते हैं, तब वो दूसरी जगह में डिफ्यूज हो सकते हैं, फैल सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? ये बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब आते हैं बढ़िया टॉपिक पे, दिस इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। सुना होगा, ठीक है, देखा भी होगा। इवेपोरेशन है क्या, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट इज टर्म्ड एज इवेपोरेशन। द्रव के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। इसे सिंपल वर्ड में बताऊं तो वाष्प और गैस स्टेट में क्या अंतर है। देखो, जब एक लिक्विड को आप हल्का सा गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो तुरंत से वेपराइज्ड हो जाता है। तुरंत से वेपराइज मतलब वो वाष्प अवस्था में आ जाता है, लेकिन वो गैस स्टेट में नहीं आता, वो वाष्प अवस्था में होता है। तो किसी भी लिक्विड को गर्म करने पे, किसी भी टेम्परेचर पे गर्म करने पे, ठीक है, वो वेपर स्टेट में बदल जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन, दैट इज वाष्पन कहते हैं। गैस स्टेट में बदलना, उसके लिए आपको लिक्विड को पूरी तरह से बॉईल करना पड़ेगा, यानी उनके बीच के जो पार्टिकल फोर्स हैं उन सबको तोड़ना पड़ेगा पूरी तरह से। ठीक है, अब आता है फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ऐसे कौन से फैक्टर है जो इवेपोरेशन को प्रभावित करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मुझे इन दिनों सर्दी में बाहर छत पे कपड़े फैलाकर सुखाने हो तो क्या सूख जाएंगे जल्दी? नहीं सूखेंगे, बहुत देर में सूखेंगे। क्यों? बिकॉज द रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत कम होता है। समझ रहे हो, जो पानी वेपराइज्ड होगा कपड़ों को सुखाने में वो बहुत ही कम है इन दिनों रेट। ठीक है, तो एक तरह से मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ भाई जो वाष्पन है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता तो इवेपोरेशन तेज होगा, टेम्परेचर कम है तो वेपोरेशन भी कम है। तो इस तरह से कुछ और फैक्टर भी होते हैं जो इवेपोरेशन की दर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन को प्रभावित करते हैं। तो पहली चीज क्या आती है, नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति, फ्रेंड ध्यान देना, जब भी हम प्रकृति वर्ड यूज करेंगे, नेचर की बात करेंगे ना,
तो हम सीधे सीधे बात कर रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल। चाहे ये नेचर आप गैस का पढ़ो, चाहे लिक्विड का, चाहे सॉल्यूशन का, चाहे कहीं भी किसी भी चीज का, पूरी केमिस्ट्री में अगर ये लिखा है ना, दैट इज नेचर ऑफ द सब्सटेंस, इसका मतलब है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है। सो लिक्विड हैविंग द लो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इवेपोरेट फास्टर इन कंपैरिजन टू दोस लिक्विड हैविंग द हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। समझो बात को, अगर दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच का जो फोर्स है वो कम है, इन कंपैरिजन जो दो पार्टिकल है उनके बीच का फोर्स ज्यादा है, कौन सा जल्दी इवेपोरेट होगा? ऑब्वियसली ये वाला जल्दी इवेपोरेट होगा। क्यों? फोर्स जल्दी टूटेगा, वेपर स्टेट में जल्दी आ जाएगा। ये वाला जो है जिसका फोर्स ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स पार्टिकल के बीच में, तो ये देर में इवेपोरेट होगा। ठीक है। क्यों? इसको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी तोड़ने के लिए, तब जाके गैस स्टेट में जाएगा। ठीक है, वेपर स्टेट में जाएगा, इसलिए। तो अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें तो ईस्टर में सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है, एल्कोहल में उनसे ज़्यादा, और वाटर में उनसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी तो पता होना चाहिए। वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन वाटर से कम होती है। ईस्टर में बिल्कुल नहीं हो सकती वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्योंकि क्लोज नहीं हो सकते, दो मॉलिक्यूल तो आपस में जुड़ सकते हैं ईस्टर में, लेकिन मल्टीपल नहीं जुड़ सकते। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो गए। अब जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ईस्टर में सबसे कम है, तो वो सबसे तेजी से इवेपोरेट हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई द इवेपोरेशन इज फास्टर इन द ईस्टर देन द अल्कोहल देन द वाटर। तो वाटर सबसे देर में इवेपोरेट होगा। अब मैं इसका एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। जनरली जो हम सैनिटाइजर यूज करते हैं, है ना, जब लॉकडाउन लगा है तब से हम सैनिटाइजर तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इनमें होती है अल्कोहल। और आपने देखा होगा इन्हें जैसे ही हाथ पे लगाते हैं बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, इतनी देर में तो पानी भी नहीं होता, पानी से तो बल्कि हाथ गीले रहते हैं। क्यों हो जाते हैं? बिकॉज इनका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो बहुत ज़्यादा है। रेट ऑफ इवेपोरेशन होने का मतलब क्या है? इन्हें एकदम से हल्का सा भी तापमान मिला हथेली का, इवेपोरेट हो गए। और जिसके कारण क्या होगा, जहाँ से हीट ली वो ठंडी हो जाएगी, और हमारी हथेली क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। तो हमारी हथेली की जो हीट है वो इनको इवेपोरेट करने में लग जाती है, तो हथेली ठंडी हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? बिकॉज रेट ऑफ इवेपोरेशन इनका ज़्यादा होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होने के कारण। नेक्स्ट द सरफेस फेनोमेना। अब आपको पता है कि अगर मैं एक थाली में और एक गिलास में पानी भर के रखूं गर्म करके, और मैं ये सोचूं किस में जल्दी ठंडा होगा, तो आप क्या कहोगे? सर, इसमें जल्दी ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि जो इवेपोरेशन है वो एक सरफेस फेनोमेना है, सतही घटना है। सतह पर जितने मॉलिक्यूल्स हैं ये कितनी जल्दी इवेपोरेट हो सकते हैं, समझो बात को। एक टम्बलर इतना बड़ा है, एक ग्लास इतना है, छोटा सा मान लो, इसे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते। ठीक है, और टम्बलर इतना ज़्यादा है, तो जितने ज़्यादा पार्टिकल्स, यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी तो ज़्यादा इवेपोरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो जितने ज़्यादा पार्टिकल इवेपोरेट होंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सरफेस जितनी ज़्यादा, या सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं दैट सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा अणुओं के लिए द्रव के बाहर निकलने का अवसर उतना ही अधिक होगा, दैट इज इवेपोरेशन ज्यादा होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक। अगली बात करते हैं टेम्परेचर, और ये तो मैंने बता ही दिया भाई। टेम्परेचर क्या है? हीट है। लिक्विड को वेपोराइज करने के लिए जितनी ज़्यादा हीट लगाओगे उतनी जल्दी वेपोराइज हो जाएगा। सो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसलिए गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, विंड स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, वो जल्दी सूख जाते हैं। समझ गए? पक्का? बताओ यहाँ तक की चीजें क्लियर है कि नहीं?
ओके, ये सारी चीजें क्लियर है। अब आता है एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन। वाष्पन की ऊष्मा है क्या? देखो भाई, हमें पता तो लग गया कि लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए गर्म करना पड़ेगा, बस वही चीज है। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इवेपोरेट अ यूनिट मास ऑफ गिवन लिक्विड एट द कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज हीट ऑफ वेपोराइजेशन। स्थिर तापमान पर किसी दिए गए द्रव के इकाई द्रव्यमान को वाष्पित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वाष्पन की ऊष्मा कहते हैं। मान लो मैंने आपको इतना लिक्विड दे दिया, ये मैंने पूरा लिक्विड दे दिया। अब इस लिक्विड को पूरे को आपको वेपर में बदलना है, वेपर में बदलना है। अब वेपर में बदलने के लिए जितनी हीट आपको इस पे लगानी पड़ी, क्योंकि लगानी पड़ेगी, हीट इसको देनी पड़ेगी तभी तो वेपर में बदलेगा। ठीक है, तो जितनी हीट आपने इसको दी उसी को हम क्या कहेंगे? वाष्पन की ऊष्मा, हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर द गिवन मास। ठीक है, सिंपल वर्ड में तो हम इसे डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। नाउ द हीट ऑफ वेपरेशन डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज विद इन द लिक्विड। अब हीट ऑफ वेपरेशन है वो भी किस पे डिपेंड करेगी? इंटरमोलिकुलर फोर्सेज पे डिपेंड करेगी। क्यों डिपेंड करेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होती है। क्यों होती है? जितने ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, समझो बात को, आपको उतनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उन्हें तोड़ के, उतनी ज्यादा हीट लगानी पड़ेगी उनको तोड़ने में और वेपराइज करने में। ठीक है, सो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ द हीट ऑफ वेपरेशन जनरली डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इससे में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है कि हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने के साथ घट कैसे रही है। यहाँ पर जो हीट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। डेल्टा एच कम हो जाती है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। क्यों कम हो जाती है? समझो, आपने एक लिक्विड लिया, आपने उसका कुछ तापमान कर दिया पहले से ही, तो अब वो लिक्विड मान लो पहले 10 डिग्री पे था, अब वो लिक्विड जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो गया। ठीक है ना? पहले तो 10 से बदलने के लिए मुझे डेल्टा H1 लगानी पड़ रही थी, अब उसको अगर मुझे वेपर में बदलना है 12 वाले से तो मुझे H2 लगानी पड़ेगी। तो कौन सी कम है? मुझे पता है डेल्टा H2 जो है वो कम है रेदर देन डेल्टा H1 से, क्योंकि टेम्परेचर पहले उसने थोड़ा सा अचीव कर लिया, वो थोड़ा सा लिक्विड वेपर स्टेट की तरफ तो पहले से ही आ गया, तो अब तो हीट कम लगानी पड़ेगी ना। समझ गए? इसलिए अगर आप किसी लिक्विड का पहले से टेम्परेचर ज़्यादा कर दोगे तो थोड़ी सी हीट लगानी पड़ेगी और बस उस हीट को लगाते ही वो वेपर में बदल जाएगा। सिंपल फंक्शन, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट कम लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब इसी में देखो, व्हेन द वेपर इज कंडेंस, नहीं एक और था इसमें पॉइंट, हाँ, इट बिकम्स जीरो एट द क्रिटिकल टेम्परेचर, और क्रिटिकल टेम्परेचर पे जीरो ही हो जाती है। ये भी बात सही है। डेल्टा एच जो है वो जीरो हो जाएगा कब? जब टीसी पर होगा, एट टीसी। डेल्टा एच हीट ऑफ वेपरेशन बिल्कुल जीरो। क्यों? क्योंकि टीसी एक ऐसी स्टेट होती है जिसपे एक लिक्विड गैस में ही कन्वर्ट हो जाता है। भाई टीसी से नीचे कोई भी गैस लिक्विड में हो जाती है, टीसी से ऊपर कोई भी जो लिक्विड है वो गैस में रहेगा। अब जब लिक्विड गैस में पहुंच ही गया तो वहां पे हीट ऑफ वेपरेशन की जरूरत ही क्या हो रही है? वहां तो हीट ऑफ वेपरेशन जीरो हो गई। ठीक है, बिकॉज एट टीसी लिक्विड इज एंटायरली कन्वर्ट इनटू गैस। ठीक है, और जब ये गैस में है तो आपको हीट की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, तो डेल्टा एच बराबर जीरो, लगानी नहीं पड़ने की आपको हीट। ठीक है, ये पॉइंट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां से। ठीक है, तो मैंने वेपोराइजेशन इतना बड़ा कंसेप्ट क्यों समझाया? ये समझाने के लिए कि एक छोटी सी जो आपके जो कंसेप्ट है उनको बिल्डअप कर सके। आपके एग्जाम में ये पॉइंट आएंगे जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि डेल्टा जो एच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के या नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, इसको पता होना चाहिए। हम डेल्टा एच अगर वेपोरेशन की बात कर रहे हैं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, क्योंकि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा आपको हीट कम लगानी पड़ेगी, ये लगाने वाली ऊष्मा है।
ठीक है ना, समझ गए। अब एक गैस को मतलब एक लिक्विड को हीट दे करके हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, गैस में कन्वर्ट कर दिया। अब एक गैस को वापस हीट निकाल करके लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं हीट ऑफ कंडेंसेशन। व्हेन द वेपर इज कंडेंस इनटू लिक्विड, हीट इज इवॉल्व। हीट जो होती है मुक्त होती है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, मुक्त होती है, लगानी नहीं पड़ती, अब वेपर में से निकल जाती है। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द हीट ऑफ कंडेंसेशन। अब जो हीट निकलेगी वो क्या होगी, हीट ऑफ कंडेंसेशन होगी। समझ गए, यहां तक क्लियर है कि नहीं बताओ पहले। तो अब सिंपल वर्ड में मैं आपको बना के बताता हूँ इसका एक फ्लो चार्ट। एक लिक्विड है, आपने उसको वेपर में बदला, आपने लगाया डेल्टा एच ऑफ वेपर। अब ये कैसी है, ये हो रही है एब्जॉर्ब। कैसी हो रही है, एब्जॉर्ब बाय लिक्विड। वेपर को वापस आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वेपर को जरूरत ही नहीं है इस हीट की, तो हमारी जो हीट निकलेगी वो क्या होगी, कंडेंसेशन वाली हीट कहलाएगी, और ये निकल जाएगी, मतलब बाहर निकल जाएगी। ठीक है, समझ गए। अब जब ये निकलेगी तभी तो टेम्परेचर गिरेगा, और हीट लगाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, समझ गए। तो ये भी आपको अपने पास नोट करके रखना है, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड कंसेप्ट भी आते हैं, इनसे रिलेटेड चीज़ें भी आते हैं, भले ही सिलेबस में ना लिखा हो, लेकिन बेसिक अगर स्ट्रांग होगा तो सिलेबस कवर करने में और ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर सब। अब आता है हमारा बढ़िया टॉपिक, वो है वेपर प्रेशर। क्या है, वेपर प्रेशर। बहुत ही अच्छा टॉपिक। अब इस टॉपिक को ना इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करता मैं अलग से एक्सप्लेन करता हूँ ऑन अ ब्लैक पेपर। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ किसको, वेपर प्रेशर को। ठीक है, वेपर प्रेशर है क्या, एक कंटेनर है और उसमें ना लिक्विड है। मैंने इसको हीट दी और इसके जो पार्टिकल है, लिक्विड के पार्टिकल, वो गैस में कन्वर्ट हो गए। अगर ये खुला हुआ है तो ये बाहर निकल जाएंगे। मैंने क्या करा, इसको ऊपर से लिड लगा के बंद कर दिया। अब ये जो कंटेनर है वो कैसा सिस्टम है, इट इज अ क्लोज्ड कंटेनर। ठीक है, क्लोज्ड कंटेनर है। समझ गए, हीट लगा सकता हूं तो एडियाबैटिक नहीं है। ठीक है, अब हो क्या रहा है इसमें, जैसे जैसे मैंने इसको हीट दी, जैसे जैसे हीट दी, लिक्विड से वेपर बनी, और क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकती तो वेपर ऊपर जाके ठंडी होके वापस आएगी। तो इसमें दो प्रोसेस चल रहे हैं। एक प्रोसेस है जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और क्योंकि वो वेपर कहीं जा नहीं सकती तो वो वापस वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। हाँ या ना, ये चीजें क्लियर है कि नहीं पहले ये बताओ। ये चीज क्लियर हुई कि यहाँ दो प्रोसेस चल रहे हैं, कि भाई जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और वापस वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, ये प्रोसेस इसके अंदर चल रहा है क्योंकि क्लोज कंटेनर है। अब हम ये कह सकते हैं, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, ठीक है, देयर विल बी अ लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम स्टेट। एक टाइम ऐसा आएगा
जब इसमें लिक्विड और वेपर की इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। क्यों आ जाएगी समझो, जितनी तेजी के साथ लिक्विड वेपर में बदल रहा है उतनी तेजी के साथ ही वेपर लिक्विड में बदलेगी। भाई जितनी तेज लिक्विड चलेगा उतनी तेज वेपर वापस आएगी, उतनी तेज लिक्विड फिर वेपर होगा, फिर वापस आएगी। तो एक तरह से एक स्टेट ऐसी आ जाएगी जब आपको पता ही नहीं लगेगा कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है या वेपर लिक्विड में। दिस इज कॉल्ड द लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम स्टेट। ये डेवलप हो गई। अब वेपर प्रेशर बस यहीं से शुरू होता है, एट लिक्विड वेपर equilibrium state the pressure exerted by the vapor on the surface of liquid is called vapor pressure। ओके अब हम ये क्या कह रहे हैं कि जो लिक्विड था वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, उनके बीच ये चक्र चल रहा था, फटाफट चल रहा था, फटाफट चल रहा था। ठीक है, एक स्टेट आ गई जिसे हम कहते हैं लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, जिसमें दोनों प्रोसेस की जो स्पीड है वो बिल्कुल सेम हो गई। ठीक है, इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई। इस स्टेट पर जो वेपर है वो एक प्रेशर लगाएगी किस पे, लिक्विड के सरफेस पे, और उसी प्रेशर को आप क्या कहोगे, वेपर प्रेशर कहोगे। तो जनरली हम क्या सोचते हैं कि वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर ये है कि वेपर बन रही और कितनी प्रेशर के साथ कंटेनर के ऊपर लगा रही है, वो वेपर प्रेशर है। नहीं, वो वेपर प्रेशर नहीं है। वेपर प्रेशर है कि जो वेपर लिक्विड की सरफेस पे लगा रही है, कंटेनर पे नहीं लगा रही, वो नहीं है। लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। ये आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं ना तो बेसिक चीज़ें ऐसी पूछ ली जाती हैं कि भैया वेपर प्रेशर जरा डिफाइन करो क्या होता है। और जनरली यही होता है कि एक लिक्विड है, गर्म करा, वेपर बनी, वेपर ने कंटेनर के ऊपर जो प्रेशर लगाया, उसकी दीवारों पे जो प्रेशर लगाया, वो वेपर प्रेशर है। नहीं, वो नहीं है। कंटेनर से कोई मतलब ही नहीं है। वेपर के थ्रू लिक्विड के सरफेस पे, लिक्विड के तलों पे, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं, उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। कंसेप्ट इज क्लियर कि नहीं, ये बताओ पहले। डन, ओके डन, क्लियर। ठीक है, अब समझ में आ गया ये सब चीजें। ठीक है ना, बढ़िया कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखो वेपर प्रेशर को एक बार डिफाइन करता हूँ फटाफट से, फिर आगे चलेंगे। द प्रेशर exerted by the vapor in the equilibrium with the liquid at a given temperature is called the vapor pressure। तो ये कह रहे हैं कि वेपर के थ्रू लगाया गया प्रेशर जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, वेपर एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम में होते हैं एट एनी टेम्परेचर, इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। दिए गए तापमान पर द्रव के साथ साम्यावस्था में वाष्प द्वारा लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। मैं फिर से बता दूं कहाँ लगता है, लिक्विड की सरफेस पर लगता है। वेपर प्रेशर इंक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज, ताप बढ़ने के साथ वाष्प दाब बढ़ता है, ऑब्वियसली बढ़ेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतनी जल्दी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, उतनी जल्दी वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगी और प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, सो वेपर प्रेशर इंक्रीज विद टेम्परेचर। जो वेपर प्रेशर होता है टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। ठीक है, वेपर प्रेशर
pressure is directly proportional to temperature. The liquids having the low cohesive force and the high vapor pressure are called the volatile liquids. अब मजेदार बात सुनो, ऐसे ऐसे लिक्विड्स जिनके बीच का कोहेसिव फोर्स कम है, मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स कम है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स कम है, ठीक है, और उनका जो वेपर प्रेशर हो वो ज्यादा होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। अब वेपर प्रेशर ज्यादा होने पे वोलेटाइल लिक्विड क्यों कहा जा रहा है समझो। अगर कोहेसिव फोर्स कम है तो वो लिक्विड जल्दी गैस में बदलेंगे, समझो पूरी बात को। अगर कोहेसिव फोर्स कम है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया ना, तो वो जल्दी गैस में बदलेंगे, वेपर में बदलेंगे। जल्दी वेपर में बदलेंगे तो जल्दी से लिक्विड में भी कन्वर्ट होंगे, और लिक्विड पे प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। और लिक्विड पे अगर प्रेशर जल्दी जल्दी लगा रहे हैं, ऑब्वियसली तो हाई प्रेशर लगेगा, तो इसलिए उसका प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। तो जनरली जिनका कोहेसिव फोर्स कम होता है उनके थ्रू लगने वाला वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। और इसको हम निकाल सकते हैं पी वी इज इक्वल एन अपॉन आर टी से, जहां एन अपॉन वी इज कॉल्ड द सी। दिस इज द एक तरह से मोलैरिटी भी आप कह सकते हो, इट इज अ मोलैरिटी। सी किसको डिनोट करता है, मोलैरिटी को डिनोट करता है, मोल्स पर वॉल्यूम, दैट इज मोलैरिटी, ठीक है। क्लियर हुआ। वेपर प्रेशर का फॉर्मूला हम पी इज इक्वल एन अपॉन वी आर टी यूज कर सकते हैं, ये सी आर टी यूज कर सकते हैं अगर सी हमें दिया हो, दैट इज मोलैरिटी, मोल पर लीटर। क्लियर। अब सुनो, non-polar or less polar liquid like diethyl ether, ethyl alcohol possess fairly high vapor pressure due to the weak intermolecular forces. अब अगर weak intermolecular forces है तो vapor pressure ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। And the polar molecules have stronger intermolecular forces and possess little relatively lower vapor pressure, ठीक है। और अगर force ज़्यादा है तो vapor pressure कम हो जाएगा क्योंकि वो कम vaporized होंगे। समझ गए, बढ़िया कंसेप्ट है कि नहीं। पूरा डिटेल मैंने आपको इसमें बता दिया, वेपर प्रेशर को बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको सिखा दिया। आई होप कि यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, अगर कोई है तो बताओ। ओके फ्रेंड्स, तो देखो, यहाँ तक वेपर प्रेशर तक का टॉपिक आज मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। एंड वी विल कंटिन्यू इनटू द नेक्स्ट क्लास, हम इसे कल कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, अभी मैं आपको बता दूं बहुत सारी चीज़ें रह रही है लिक्विड स्टेट में। लाइक हम इसमें अभी सरफेस टेंशन पढ़ने वाले हैं, उसके जो डिपेंडेंस है प्रेशर वगैरह पे, टेम्परेचर वगैरह पे, वो सब देखेंगे। एक विस्कोसिटी टॉपिक आता है जो लिक्विड स्टेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब भी देखना है। अभी मैंने जो बताया आज सारा का सारा आपका बेसिक है, ठीक है, लिक्विड से रिलेटेड। वेपर प्रेशर एक अच्छा टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में यहीं तक, और आई होप कि सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ रेट कर देना आउट ऑफ 10। 100% रेट करना आउट ऑफ 10, मतलब कि कितना भी कर देना, बस कर जरूर देना, ठीक है। सो मिलता है फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नाउ यू कैन लीव द क्लास।